हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन जो हुए हैं बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट पेपर के आंसर की को। इससे आप अपना आंसर की मैच कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? तो प्रबंधन का मतलब होता है जो भी संसाधन है उसका इफेक्टिव यूज़ किया जाए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग। प्रबंध प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये इंडिविजुअल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल या बोथ ए एंड बी। तो इंडिविजुअल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन दोनों रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज डेवलप्ड बाई। वैज्ञानिक प्रबंध किसने विकसित किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी F.W. टेलर। क्वेश्चन नंबर 4 है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाई। तो ये दिए थे हेनरी फ्योल। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी इसको बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है द न्यू क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज। नवचीर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, और ये दिया था किसने? अल्टन मायो ने। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द कंटिजेंसी अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज। संयोगिक दृष्टिकोण को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं सिचुएशनल अप्रोच, यानी कि जैसा सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से मैनेजमेंट काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द सेकंड फेज ऑफ हार्थोन स्टडीज कंसिस्ट ऑफ। तो हार्थोन स्टडी कौन किया था? एल्टन मायो किए थे, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को डेवलप करते टाइम का। तो उसका जो सेकंड फेज था वो था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है इन प्लानिंग एक्सेसिंग इन द सिचुएशन इज द। नियोजन में स्थिति का आकलन क्या होता है? तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। सबसे पहले आप किसी भी स्थिति का आकलन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्लानिंग इज। नियोजन क्या है? तो ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्लानिंग इज अ प्रोसेस। नियोजन एक कैसी प्रक्रिया है? तो ये मेंटल या इंटेलेक्चुअल प्रक्रिया है, यानी कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्स अंडर सिंगल यूज प्लान। निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोग योजनाओं के अंतर्गत आता है? तो ये है आपका बजट। मेथड, आपने कोई तरीका बना दिया तो उसका आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं। रूल्स भी ऐसे होते हैं और स्केड्यूल भी होता है कि कोई सूची तैयार कर दिया है, रूल में नियम कोई बना दिया गया है, जब वो काम आएगा वो नियम हम लोग अप्लाई कर देंगे। लेकिन जो बजट होता है वो हर साल नया बनाया जाता है, तो ये एकल उपयोग करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है द कंक्लूडिंग स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। नियोजन प्रक्रिया का समापन या अंतिम सोपान क्या होता है? तो सबसे लास्ट में क्या किया जाता है? किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है डिसीजन इज द सिलेक्शन अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो ये स्टेटमेंट दिए थे पीटर एफ ड्रकर कि जितने भी विकल्प दिए गए हैं उनके बीच में किसी का चयन करना निर्णय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। तो ये दिए थे हर्बर्ट ए सेमन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाई। नीति संबंधी जितने भी निर्णय होते हैं वो कौन लेता है? तो निर्णय लेने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है डिसीजन मेकिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी। निर्णय लेना प्रत्येक किसका प्राथमिक कार्य होता है? तो ये मैनेजर का फर्स्ट वर्क होता है, प्राइमरी वर्क। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम्ड डिसीजन। कार्यात्मक निर्णय की विशेषता क्या होती है? तो जब आप अच्छे तरीके से प्लानिंग कर लेते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? रूटीन होता है और नॉन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग बेस्ड अपॉन। अंतर्ज्ञान निर्णय किस पर आधारित होता है? तो ये इंस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है द कॉन्सेप्ट ऑफ MBO वॉज गिवन बाई। तो ये दिए थे पीटर एफ ड्रकर, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 20 MBO इन्वॉल्व्स। NBO में क्या किया जाता है? तो इसमें टीम स्पिरिट को देखा जाता है, टीम एफर्ट्स को देखा जाता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को अचीव करने के लिए टीम एफर्ट्स लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है इन MBO प्रोसेस गोल सेटिंग इज। MBO में प्रक्रिया में लक्ष्य निर्धारण कैसा होता है? तो ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है इन MBO द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट जॉइंटली। तो इसमें क्या करते हैं? वो एक साथ मेजर एरिया जो भी इंडिविजुअल वर्क करेंगे उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी उसको डिफाइन करते हैं। कॉमन गोल उनके क्या है वो डिफाइन करते हैं, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 23 है मैनेजमेंट बाय एक्शन टेक्निक शुड बी अप्लाइड इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दिस सजेशन वाज गिवन बाय, यानी कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के स्थान पर क्रिया द्वारा प्रबंध की तकनीक को किसने सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था NK सेठी ने। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एज अ वर्ब इट मीन्स, जब संगठन शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 25 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व है तो उत्तरदायित्व किसके ऊपर रहता है? सबॉर्डिनेट के ऊपर रहता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किस अपने सुपीरियर को, जो भी नोटिस रहेगा, जो भी अकाउंटेबिलिटी रहेगी वो प्रोवाइड करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 26 है अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब अधिकार है, पावर है, तो पावर कहाँ रहता है? सुपीरियर के पास रहता है, वो फ्लो करता है सबॉर्डिनेट तक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 27 है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, अधिकार कैसे मिलता है? तो अधिकार हमेशा फॉर्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है सोर्स ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का स्रोत क्या होता है? तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फॉर्मल भी हो सकता है, यानी कि आपको किसी औपचारिक तरीके से एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कोई पावर दी गई है, और इनफॉर्मल मतलब जैसे नेता लोग होते हैं तो कुछ फॉर्मल उनको पावर दी जाती है, कुछ इनफॉर्मल वो ले लेते हैं, तो ये दोनों तरीके का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का अर्थ क्या होता है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर? तो सबका वर्ड, जितने भी वर्ड्स हैं, अकाउंटेबिलिटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, अथॉरिटी हो गया, पावर हो गया, सबका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। तो इसमें कुछ ऐसा आंसर एग्जैक्ट नहीं दिया है कि क्या हो सकता है, तो नन ऑफ द अबव टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है अथॉरिटी ओरिजिनेट्स एट, यानी कि जो अधिकार है उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो टॉप लेवल पे होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डैश टू ईच अदर, अधिकार और उत्तरदायित्व एक दूसरे के क्या होते हैं? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ये हिंदी में आई थिंक आंसर, हिंदी आई थिंक ये गलत दिया है, पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं, सप्लीमेंट्री को बोलते हैं स्थानापन्न, और विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी, ये सही है। हिंदी के ऑप्शंस में थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगा है, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जैसे जैसे अथॉरिटी चलता है उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी चलता है, इसीलिए इन्हें पूरक बोला जाता है। जिसके पास पावर रहेगी उसके साथ ही उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है उस कार्य को पूरा कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है अथॉरिटी इज इन द राइट टू गिव डैश एंड द पावर टू इनेक्ट ओबीडियंस, सत्ता डैश देने का अधिकार है एवं आज्ञा पालन करवाने की शक्ति होती है, तो ये ऑर्डर होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? कि आप अपने काम का बांट दे रहे हैं। जब आपको काम बांट देंगे तो जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो टॉप लेवल पे लोग हैं, उनके बर्डन रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन इज, विकेंद्रीकरण में प्रशासनिक लागत कैसी होती हैं? तो इसमें जो लागतें होंगी वो हाई हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है डैश इज हाईली सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ मैनेजरियल पर्सनल एट डिफरेंट लेवल, बड़े संगठन में वर्ग संख्या में विभिन्न स्तरों पर प्रबंधकीय कार्मिक के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है? तो अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे कोई काम है तो उसको डिवाइड कर दिया गया कि कुछ काम आप करेंगे, कुछ काम एक दूसरा डिपार्टमेंट करेगा, कुछ तीसरा डिपार्टमेंट करेगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है एंड अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 36 है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एट अ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉन एज, जब शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता को, जितने भी निर्णय लेने के अधिकार हैं उनको एकाग्र कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रलाइजेशन। जो भी पावर होगा वो किसी एक के हाथ में होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इज सूटेबल फॉर, उत्पाद के आधार पर विभागीकरण किसके लिए उपयुक्त होगा? जब मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि कंपनी के पास एक से अधिक प्रोडक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस शुड यूज डिपार्टमेंटेशन, किस तरह के व्यवसाय में विभागीकरण किया जा सकता है? तो जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रहता है, लार्ज बिजनेस रहता है, वहाँ पे डिपार्टमेंटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है अमंग देयर विच इज़ द लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, इनमें से कौन से उत्पादों के आधार पर विभागीकरण करने पर उसकी सीमा होती है? तो अगर
एक डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट को बना रहा है तो स्पेशलाइजेशन भी होगा। डिवीज़न ऑफ लेबर, इसमें ये कोई सीमा नहीं है, जब आप डिपार्टमेंट बनाएंगे तो डिवीज़न ऑफ लेबर होना ही होना है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कर्मचारी होंगे उनका विकास होगा, अपने क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे। हाई मैनेजमेंट कॉस्ट, इसकी एक सीमा हो जाएगी क्योंकि प्रबंध के लिए लागत बढ़ जाएगी, जितने अधिक डिपार्टमेंट रहेंगे उतनी अधिक उसकी लागत भी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 40 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज, कार्यों के आधार पर विभागीकरण किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन वाइज। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर सही तरीके से मिल गए हों। एक दो क्वेश्चन के अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन का आंसर नहीं सही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और मैनेजमेंट से रिलेटेड अदर वीडियोस भी चैनल पे अपलोडेड हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी अपलोड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आपका ज़्यादा सही हो या कम सही हो उससे बहुत अधिक मैटर नहीं करता है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एक इससे सीख भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होता है कि पता है कि क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ऑप्शन डी है, लेकिन हम लोग जल्दबाजी में उसको बी पे टिक कर देते हैं या सी पे टिक कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उससे मिस्टेक से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।